संसाधन और विकास, है ना, क्लास 10 तक भाई। ठीक है, ज्योग्राफी है, दोनों देखेंगे, पुराना और नया दोनों इसमें देख लेंगे मिला मिला के। ठीक है, संसाधन और विकास, थोड़ा और गुड इवनिंग सर। संसाधन और विकास। क्या आप उन वस्तुओं के नाम बता सकते हैं जो गांव और शहरों में हमारे जीवन को आराम पहुंचाते हैं? ऐसी वस्तुओं की एक सूची बनानी है भाई, इनको बनाने में प्रयोग होने वाले पदार्थ का नाम भी बताना है। पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, वो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, वो एक संसाधन है। संसाधन की परिभाषा वैसे नॉर्मल तौर पे अगर देखी जाए तो हम ये कहते हैं, जिन से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है वो संसाधन होती है ना। हजारों हजार साल पहले भी हमारे पृथ्वी के गर्भ में कोयला, पेट्रोलियम, खनिज, लौह या सब कुछ दबा पड़ा था, लेकिन उनका कोई यूज नहीं था, है ना। तो वो हमारे संसाधन नहीं बने, लेकिन हमने थोड़ा प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया, है ना, कुशलता है, प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया और हमने क्या किया, उनको अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लायक बना दिया। तो वो हमारे लिए क्या बन गए, संसाधन बन गए। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, मानव क्या है, मानव उत्पादक उपभोक्ता होने के साथ साथ खुद में एक संसाधन है। संसाधन भी है। पिछली क्लास में हमने ये चीज पढ़ रखा है, संसाधनों का उत्पादक भी है, संसाधनों का उपभोक्ता भी है और मानव खुद में एक संसाधन है। इकोनॉमिक्स वाले में हमने ये पढ़ लिया था कि मनुष्य एक संसाधन के रूप में कब इस्तेमाल होता है या मनुष्य एक संसाधन के रूप में कब तैयार होता है, जब उसके पीछे इन्वेस्ट किया जाए, निवेश किया जाए। निवेश किस रूप में किया जाए, शिक्षा के रूप में, स्वास्थ्य के रूप में, है ना, इन सब सर। रूपों में, और प्रशिक्षण के रूप में, इन सब रूपों में जब उसके पीछे इन्वेस्ट किया जाता है, निवेश किया जाता है, तो मानव एक संसाधन के रूप में निकल कर सामने आता है। ठीक है, और वैसे मानव संसाधन के रूप में कब होता है तैयार, उसकी एक उम्र है 15 से 59 वर्ष। 15 से 59 वर्ष के बीच। ठीक है ना, तो ये हमें याद रखना है। तो यहाँ पे जो संसाधन की एक परिभाषा दी गई है कि पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वो वस्तुएं जो हमारे आवश्यकताओं के को पूरा करने के लिए प्रयुक्त की जाती हैं, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, वो जो आर्थिक रूप से संभाव्य हो, याद रखने की जरूरत है, और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, वो हमारे लिए क्या है, संसाधन है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतर प्रक्रिया, हमारे उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति प्रौद्योगिकी संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। पर्यावरण जो उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया है वो कैसी है, प्रकृति रूप में, प्रौद्योगिकी के रूप में, संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध के रूप में निहित है। ठीक है, मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि प्रकृति ने मिट्टी दिया, हमने उसका घड़ा बना दिया, है ना, प्रकृति ने लोहा दिया, हमने उसका हवाई जहाज भी बना लिया। ऐसा आपने कहीं पढ़ा होगा या सुना भी होगा, है ना। तो वही चीज यहाँ पे है कि मानव क्या करता है, प्रौद्योगिकी को उसने आधार बनाया, जिसके माध्यम से उसने क्या किया, प्रकृति के साथ क्रिया की, फिर अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए उसने क्या किया, संस्थाओं का निर्माण किया, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनाई गई, बड़ी बड़ी ऑफिस बनाए गए, है ना। बात समझे ना। क्या आप जी भी सर। अन्य वस्तुओं से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? ऐसा नहीं है। संसाधन देखो, प्राकृतिक उपहार समझते हैं, प्राकृतिक उपहार हो सकते हैं। ठीक है, संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है, याद रखने की जरूरत है। प्राकृतिक उपहार तो है, लेकिन संसाधन तभी हमको प्राप्त हुआ जब मानव ने उनके साथ, प्रौद्योगिकी के साथ मिलकर क्रियात्मक संबंध स्थापित किए, तभी वो एक संसाधन के रूप में स्थापित हुआ, तभी हमको संसाधन प्राप्त हुआ। मानव स्वयं संसाधन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं और उन्हें प्रयोग भी करते हैं। पर्यावरण में जो कुछ भी पाया जाता है उसको संसाधन में परिवर्तित करता है मनुष्य, है ना, तकनीक के माध्यम से, कुशलता के माध्यम से, अपनी शिक्षा के माध्यम से, अपने मानवीय दृष्टिकोण के माध्यम से, अपनी जरूरत के माध्यम से। हमको लिखने की जरूरत हुई, हमने पेन बना दिया। हमको एक कागज भी चाहिए, किस पे लिखा जाएगा, तो कागज और कलम दोनों का एक
सामंजस्य होना चाहिए, तो हमने एक कागज का भी निर्माण किया, कॉपी बना दी हमने। फोन पर बात करना, हमको दूर दराज बैठे लोगों से बात करना था तो हमने फोन बना लिया, है ना। हमको एक जगह से दूसरे जगह जाने में दिक्कत हो रही थी तो हमने क्या किया, पहिया बना दिया ताकि आसानी हो जाए हमको जाने में। धीरे धीरे हमने उस पहिए पे भी एक बड़ा सा डिब्बा रख दिया, एक गाड़ी के रूप में वो तैयार हो गया। बात समझे ना। तो मनुष्य है ये, उसने प्रक्रिया अपनाई, तकनीकी ज्ञान का प्रयोग किया, वो उसमें सक्षम हुआ और उसने क्या किया, फिर अपना अपने उस मानवीय दृष्टिकोण के माध्यम से अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने संसाधनों को गढ़ दिया। आज हमें गर्मी में पंखे की ज़रूरत है तो हमने पंखा बना दिया, हमको हवा चाहिए भाई, हाथ से कब तक डुलाएंगे, इसलिए हमको पंखा चाहिए जो बिजली से चल सके। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है भाई, पंखे से गर्मी शांत नहीं हो रही, हमको एसी भी चाहिए, एसी बना दिया मनुष्य ने। बात समझ में आई। फ्रिज बना दिया ठंडा ठंडा पानी पीने के लिए, ठीक है। इन संसाधनों का वर्गीकरण हम कई आधारों पर करते हैं। अगर हम उत्पत्ति के आधार पर बताएं तो ये तो जैव और अजैव, उत्पत्ति के आधार पर देखा जाए तो जैव और अजैव संसाधन होते हैं। समाप्यता के आधार पर देखा जाए, समाप्त होते रहते हैं। उसके आधार पर देखा जाए तो एक नवीकरण योग्य है और दूसरा अनवीकरण योग्य है। तीसरा प्रकार है, तीसरा आधार है, प्रकार नहीं आधार है, तीसरा आधार है स्वामित्व। इसके आधार पर देखा जाए तो व्यक्तिगत आधार पर, सामुदायिक आधार पर, राष्ट्रीय आधार पर, अंतर्राष्ट्रीय आधार पर। व्यक्तिगत मतलब एक निजी संपत्ति है, जमीन जो खेत है, खेत खलिहान है, वो आपकी निजी संपत्ति है, वो आपके नाम पर है। सामुदायिक का मतलब हो गया उस क्षेत्र में जितने भी लोगों के खेत खलिहान हैं या चारागाह वाली भूमि है, उस पर सबका बराबर का अधिकार हुआ, वो सामुदायिक हो गया। राष्ट्रीय का मतलब राष्ट्रीय स्तर की सरकार का जिस पर अधिकार होगा, ठीक है, वो राष्ट्रीय स्तर का। अंतर्राष्ट्रीय स्तर, तो इस प्रकार के ये स्वामित्व के आधार पे संसाधनों का वर्गीकरण हम करते हैं। विकास के स्तर के आधार पर भी होता है, तो संभावी होता है, विकसित होता है, भंडारित भी होता है, संचित कोष भी होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है जो संसाधनों का वर्गीकरण है भाई, वो 4 आधारों पर किया जाता है। इन 4 आधारों को मिलाकर हम संसाधन को कितने प्रकार से बांटते हैं, तो 2 प्रकार, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 प्रकार में विभाजित किया हमने। मतलब संसाधनों को हमने 4 आधार प्रदान किए, 12 प्रकार में विभाजित किए। 4 आधारों के माध्यम से हमने 12 प्रकारों में विभाजित कर दिया संसाधन को। ये नेचर है, ये एक प्रौद्योगिकी है, ये संस्था है। प्रकृति में यहां पर दिया गया आदमी है, आदमी ने क्या किया भैया, अपने टेक्निक का यूज किया, प्रौद्योगिकी का यूज किया, एक संस्था का निर्माण किया। पहले तो यहाँ पे इसने खोजबीन कराई, फिर उसको वहां से लाके इस संस्था के माध्यम से उसको तराशा, साफ सफाई कराया, एक नए आकार में उसको परिवर्तित किया, वो संसाधन के रूप में तैयार हो गया। यहां पर देखा जाए संसाधन के प्रकार दिया गया है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन के रूप में भी अगर देखें तो नवीकरण योग्य है, अनवीकरण योग्य है। नवीकरण योग्य में देखा जाए तो 2 प्रकार देखेंगे, सतत या प्रवाह, दूसरा होगा जैव। नवीकरण में 2 तरीके हैं, सतत या प्रवाह है, दूसरा है जैव। सतत या प्रवाह में क्या क्या हो सकता है, जो हमेशा चलता रहेगा, जो बिल्कुल प्रवाहित अवस्था में है, आज भी है, कल भी रहेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ता ही रहेगा। जैसे जैसे जीवन आपका आगे चलता रहेगा, वैसे वैसे वो भी आपके जीवन के साथ चलता रहेगा, वो सतत है। जल और पवन, लेकिन आपको एक चीज बता दें, जल कोई असीमित संसाधन नहीं है ना। जल भी समाप्त हो सकता है, आप इसको असीमित नहीं बोल सकते, ये भी एक सीमित संसाधन है। जैव रूप में देखें तो प्राकृतिक वनस्पति, जो जंगल उंगल आते हैं इसमें, जंगल, फिर उसके बाद आता है दूसरा वन्य जीव। जैव को भी 2 भागों में बांटा गया, प्राकृतिक वनस्पति के रूप में, वन्य जीवों के रूप में। अनवीकरण में क्या देखेंगे, अनवीकरण भी 2 प्रकार का है, पुनः चक्रीय धातु और चक्रीय जीवाश्म ईंधन। बस समझे, जीवाश्म ईंधन और चक्रीय है, तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला, ये सब क्या है, जीवाश्म ईंधन ही ना है, ये तो ये सब हाँ, ये अचक्रीय होंगे। मानवीय दृष्टिकोण में देखा जाए, मानवीय प्रकार में देखा जाए तो इसमें संरचनाएं और संस्थाएं आती हैं, मात्रा और गुणवत्ता आती है। आप समझे, तो ये हो गया। अब देखें संसाधनों के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर हमने 2 प्रकार से देखे थे, जैव और अजैव संसाधन।
4 आधार हैं इसके और 12 प्रकार हैं संसाधन के, ये हमको भूलना नहीं है। जैव संसाधन, इन संसाधनों की प्राप्ति हम जीव मंडल से करते हैं, इनमें जीवन व्याप्त होता है, जीव मंडल से इनकी प्राप्ति हो रही है, जीवन इसमें व्याप्त होता है, इसमें मनुष्य आ सकता है, वनस्पति जात भी आ सकता, प्राणी जात आ सकता, मत्स्य जीवन भी आ सकता, पशुधन भी आ सकता है, ऐसे और भी आप एग्जाम्पल्स बता सकते हैं। नहीं ध्यान आ रहा है? अजैव संसाधन क्या है फिर? वो सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होंगे, सब कुछ वो उसमें आएंगे अजैव संसाधन में। उसमें चट्टान आएगी, धातुएं आएंगी। अब चट्टान से क्या क्या बन सकता है? चट्टान से आप मिट्टी भी बनते हुए देखते हैं। आपका जो जल क्षेत्र है वो भी एक अजैव संसाधन में ही आता है, ठीक है। धातु, अचानक पर्वत पट्टे भी आ सकते हैं। पर्वत, पठार, मैदान, नदी, झील, समुद्र, रेगिस्तान, ये सारे के सारे, ठीक है। समाप्यता के आधार पे देखें भैया, पहला आधार हो गया। दूसरा आधार क्या है? इसमें दो प्रकार है, नवीकरण है, नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। नवीकरण योग्य वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा नवीकृत या फिर से उत्पन्न किया जा सकता है, वो होते हैं आपके नवीकरण संसाधन, नवीकरण योग्य संसाधन। इनमें देखें तो इनको पुनः पूर्ति योग्य संसाधन भी कहा जा सकता है, इनकी फिर से पूर्ति की जा सकती है। उदाहरण के तौर पे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा भी है, जल है, वन है, वन्य जीवन भी है, इन सब की पुनः आपूर्ति हो सकती है। इन संसाधनों को सतत या प्रवाह संसाधन में भी विभाजित किया जाता है। अनवीकरण योग्य संसाधन क्या है? इनका विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है, ठीक है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधन के उदाहरण हैं। इनके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनमें से कुछ संसाधन जैसे धातुएं हैं वो पुनः चक्रीय हैं, और कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन है वो अचक्रीय होते हैं, एक बार के प्रयोग के साथ ही वो क्या होते हैं? खत्म हो जाते हैं। स्वामित्व के 2 आधार हो गए। स्वामित्व के आधार पर देखा जाए तो इसमें एक तो व्यक्तिगत संसाधन है। व्यक्तिगत संसाधन क्या भाई? संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होते हैं। बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है, जिसके बदले में सरकार को लगान चुकाते हैं। लगान क्या दिया जाता है? मालगुजारी। आज के समय में ध्यान रखिए, गांव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी होते, बहुत से लोग भूमिहीन होते हैं। शहरों में लोग भूखंड, घर, अन्य जायदाद के मालिक होते। बाग, चारागाह, तालाब, कुओं का जल आदि संसाधनों के निजी स्वामित्व के कुछ उदाहरण हैं। आप निजी स्वामित्व के कौन कौन से उदाहरण हैं आपको पता होने चाहिए। भूमि भी होती है, खेत, क्या बोलते हैं, भूखंड होता है, घर है, जायदाद होता है, बाकी बाग है, चारागाह है, तालाब है, कुआं है, ये भी क्या है? निजी संपत्ति में आते हैं, व्यक्तिगत संसाधन में आते हैं ये सब, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये निजी स्वामित्व के उदाहरण। अपने परिवार के संसाधन की सूची बनाएं। आपका साइकिल भी, आपकी गाड़ी, सब कुछ आप ही का है, निजी स्वामित्व वाला है संसाधन, ठीक है। सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन कौन से होते हैं? संसाधन जो समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध हो। गांव की शामिलात भूमि, शामिलात भूमि में चारण भूमि, हमने चारागाह बताया, शमशान भूमि, तालाब बताए, ये सब क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक संसाधन है, ठीक है ना। ग्रामीण क्षेत्र में सामुदायिक संसाधन ये हैं। नगरीय क्षेत्रों में देखा जाए तो सार्वजनिक पार्क है, पिकनिक स्पॉट है, खेल का मैदान है, ये सब क्या है? शहरी क्षेत्रों के सामुदायिक संसाधन हो गए। तो शहरी क्षेत्रों के सामुदायिक संसाधन, ग्रामीण क्षेत्रों के सामुदायिक संसाधन हमको पता होने चाहिए, ठीक है। ये सब सबके लिए उपलब्ध होते हैं। राष्ट्रीय संसाधन क्या है? तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन, तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने सभी संसाधन राष्ट्रीय हैं। देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती है। सरकार ने जैसे किया भी है, स्वतंत्रता के बाद से सरकार ने बहुत सारे ऐसे काम किए जिसका अधिग्रहण किया, फिर लोगों में बांट दिया, ठीक है। लेकिन वो व्यक्तिगत संसाधनों को आम जनता के हित में ही अधिग्रहित कर सकती है। आपने देखा होगा सड़क क्या है? राष्ट्रीय संसाधन। नहर क्या है? रेल लाइन क्या है? ये सब किसी न किसी के खेत से, किसी न किसी के बगिया से, किसी न किसी के दरवाजे के सामने से होकर गुजरते हैं। सरकार उसका मुआवजा देती है सबको, लेकिन वो क्या है? सिर्फ उसी व्यक्ति को चलने के लिए है ऐसा तो नहीं है, उस पर सब लोग चलेगा, उस पर सरकार का अधिकार है। बात समझ आई? वो राष्ट्रीय संसाधन।
शहरी विकास प्राधिकरणों को सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया हुआ है। तो शहरी विकास प्राधिकरणों को सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया हुआ है। सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन, वन्य जीवन, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि और 12 समुद्री मील तक महासागरीय क्षेत्र, भूभागीय समुद्र और इसमें पाए जाने वाले जो संसाधन हैं, ये सब राष्ट्र की संपदा है। बात क्लियर है? अब यहाँ पे ये जो 12 समुद्री मील बोला गया है, हमने आपको जो ज्योग्राफी पढ़ाई है तो हमने आपको एक चीज बताया था, आधार रेखा। एक ये शब्द बताए थे, एक हमने बताया था अंतःस्थलीय जल, सॉरी अंतस्थ जल हमने बताए थे आपको, अंतस्थ जल बताए थे हमने आपको। आधार रेखा से ही 12 समुद्री मील की दूरी निर्धारित होती है। आधार रेखा हमने क्या बताया था आपको? कटे फटे, टेढ़े मेढ़े समुद्री तटों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा ही क्या है? आधार रेखा है। एक इसको हम बेस लाइन बोलते हैं, है ना? ठीक है। कटे फटे समुद्री तटों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, एक सीध में मिलाने वाली काल्पनिक रेखा आधार रेखा है, बेस लाइन है। इस बेस लाइन के माध्यम से जब तटीय सीमा को मिलाने का प्रयास किया जाता है तो कुछ जलीय क्षेत्र इस आधार रेखा के अंदर के भाग में पहुंच जाते हैं, इनको हम अंतस्थ जल बोलते हैं फिर। ठीक है ना? यही है। तो अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या है फिर? ये तो राष्ट्रीय संसाधन हो गए। आर्कटिका कुछ अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती हैं। अंतरराष्ट्रीय संसाधन, कुछ अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती हैं, जैसे तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी, जिसको अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र भी बोलते हैं, इसको अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ भी बोलते हैं, से परे मतलब इस EEZ के बाद का जो एरिया है वो बिल्कुल खुला समुद्री क्षेत्र है, उस पर किसी का भी अधिकार हो सकता है, कोई भी काम कर सकता है, कोई किसी के लिए पाबंदी नहीं है वहां पे। ठीक है? उस पर किसी भी देश का अधिकार नहीं है, उस पर सब देश का अधिकार होता है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता, और इसका निर्धारण कौन करता है? ये UNCLOS निर्धारित करता है। ठीक है ना? और इस समुद्री मील और स्थलीय मील के बारे में ये बात याद रखना आप लोग, हमेशा समुद्री मील स्थलीय मील से बड़ा होता है। समुद्री मील स्थलीय मील से बड़ा होता है हमेशा। ठीक है? स्थलीय मील 1 मील बराबर होता है 1600 मीटर। एक समुद्री मील कितने बराबर होगा फिर? ये करीब 1750 से 1800 मीटर होता है। 1.8 लगा होता है। अब भैया तीसरा आधार है, चौथा आधार है ये। चौथा आधार विकास के स्तर के आधार पे। संभावी संसाधन क्या होते हैं? ऐसे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान तो होते हैं लेकिन इनका उपयोग नहीं किया गया है। उपलब्ध हैं लेकिन इनका उपयोग नहीं हो पाया है। मतलब भारत के पश्चिमी भाग, विशेषकर राजस्थान, गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधन की अपार संभावना है, लेकिन इनका सही ढंग से विकास नहीं हो पाया है। ठीक है? विकसित क्या हुए? ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण हो चुका है, जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा भी निर्धारित हो चुकी है, वो है विकसित संसाधन। मतलब सर्वेक्षण हो गया, उपयोग की गुणवत्ता मात्रा भी निर्धारित हो चुकी है, लेकिन सब कुछ हो चुका, वो विकसित संसाधन है। गुणवत्ता का भी पता है, मात्रा भी उनकी पता है, सर्वेक्षण भी हो चुका है, वो विकसित हो गए आपके। तीसरा है भंडार। तीसरा मतलब 11वां नंबर का संसाधन में 11वां नंबर का संसाधन भंडार। भंडार संसाधन क्या है? पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। ऐसे पदार्थ जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव के चलते वो अभी हमारी पहुंच से बाहर है।
भंडार है ना, हमारी आवश्यकता पूर्ति हो सकती है, लेकिन अभी उसका हमें तकनीकी ज्ञान नहीं होने की वजह से हम उनका यूज नहीं कर पा रहे हैं। वो क्या है, भंडार है हमारा। ठीक है, जैसे यहाँ पे बता रहे हैं, जल दो गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक होता है। हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है, हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत हो सकता है। ठीक है, लेकिन इस उद्देश्य से इसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास अभी तो उन्नत तकनीकी ज्ञान नहीं है। बात समझे। संसाधन, संचित संसाधन क्या है, ये संसाधन भंडार का ही हिस्सा है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। भंडार का ही हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, लेकिन इनका उपयोग अभी शुरू नहीं हुआ है। इनका उपयोग भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जा सकता है। नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त किया जा सकता है, लेकिन वर्तमान समय में इसका उपयोग सीमित पैमाने पर ही हो रहा है। नदी के जल का यूज हम जल विद्युत ऊर्जा के रूप में कर सकते हैं, लेकिन अभी इतने बड़े स्तर पर हम जल विद्युत ऊर्जा का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, है ना। उतना संसाधन नहीं उपलब्ध यस सर। हमारे पास, अभी तकनीकी ज्ञान नहीं, तकनीकी कुशलता उतनी नहीं है, सीमित मात्रा में ही कर पा रहे हैं। ये हमारे संचित कोष हो गए। ठीक है, इस प्रकार बांधों में जल, वन, ये सब क्या है, संचित कोष हैं, संचित संसाधन हैं। ठीक है, इनके बारे में हमको पता होना चाहिए, जिनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। संसाधनों का विकास देखें। संसाधन किस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। मतलब संसाधन जैसे हमारे जीवन यापन के लिए जरूरी है, वैसे हमारे जीवन की गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए भी जरूरी है ही, उसके अलावा जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए भी जरूरी है। ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृति की देन है, ऐसा इस भरोसा है कि संसाधन प्रकृति की देन है। परिणाम स्वरूप मानव ने इनका अंधाधुंध उपयोग किया, जिससे बहुत सारी समस्याएं आई। हमने क्या किया, प्रकृति की देन, संसाधन को हमने प्रकृति की देन समझा और उनका यूज भी हमने खूब करा। इसकी वजह से कई सारी समस्याएं क्या आई। समस्या आई, कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का ह्रास हो गया, ये सबसे बड़ी समस्या है। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए, जिससे समाज दो हिस्सों में बट गया, एक संपन्न समाज और दूसरा संसाधनहीन समाज, मतलब अमीर और गरीब समाज, है ना। गरीब और अमीर के बीच में बहुत लंबी चौड़ी खाई पाट दी गई। तीसरा क्या समस्या आई, संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया, जैसे भूमंडलीय तापन की समस्या आ गई, ओजोन परत अवक्षय की समस्या आ गई, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या आ गई, भूमि निम्नीकरण की भी समस्या आ गई। ये समस्याएं हमारे पास कुछ आई हैं। ठीक है ना। मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा जरूरी है। यदि कुछ ही व्यक्तियों देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है, तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए, हमें संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना जरूरी है। सतत अस्तित्व सही अर्थ में क्या है, सतत पोषणीय विकास का ही एक हिस्सा है। सतत पोषणीय विकास क्या है, क्या है ये सतत पोषणीय विकास, अर्थ क्या है सर, इसका, क्या सतत पोषणीय विकास क्या है भाई, विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए होना चाहिए। तो मतलब विकास जो होना चाहिए वो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए होना चाहिए। वर्तमान विकास की प्रक्रिया भी भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना ना करे, वो आपका सतत पोषणीय विकास है। ठीक है, ये रियो डी जेनेरियो सतत पोषणीय विकास रियो सम्मेलन में आया था 1992 के सम्मेलन में ये नाम आया था भाई। 1992 जून में 100 से अधिक राष्ट्र अध्यक्ष ब्राजील में इकट्ठा हुए थे रियो में। पहला अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन, कई बार पूछा गया है, आपको याद रखना चाहिए। तो पहला अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ, रियो में हुआ। रियो कहाँ है, ब्राजील की राजधानी है। ब्राजील की राजधानी क्या है, ब्रासिलिया है ना, ब्राजीलिया कुछ करके नाम है। जी पहले था राजधानी। तो ब्राजील का ये शहर है। 92 में यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग राष्ट्र अध्यक्ष यहाँ पर इकट्ठा हुए थे पहले अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन को लेकर। सम्मेलन का आयोजन हुआ था विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए। जो आयोजन किया गया था उसका मूल उद्देश्य क्या था, विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण तथा सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए। ठीक है ना।
इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। रियो में भूमंडलीय वन सिद्धांत फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स पर सहमति जताई। लोगों ने किस पे सहमति जताई है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर। अभी ये चीज नहीं पूछी गई है, तो हो सकता है वो आपके प्रश्न का एक तरीका ये बन सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए किस सिद्धांतों पर सबकी सहमति बनी थी। हो सकता है जो सिद्धांत आपको पता है वो नाम ही ना आए, दूसरा सिद्धांत नाम आ जाए, भूमंडलीय वन सिद्धांत नाम आ जाए। 21वीं सदी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को भी स्वीकृति प्रदान की गई। अब एजेंडा 21 क्या है, फिर इसके बारे में भी देख लें, इससे भी प्रश्न पूछे गए हैं। एजेंडा 21 92 में घोषणा, यह एक घोषणा जिसे 92 में ब्राजील के शहर रियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन UNCED के तत्वावधान में राष्ट्र अध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। 1992 में रियो में स्वीकृत किया गया, किसके द्वारा, किसके तत्वावधान में, UNCED के तत्वावधान में राष्ट्र अध्यक्षों के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था, भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना, इसका मूल उद्देश्य था। याद रखना है, एक कार्य सूची है भाई, एजेंडा 21 क्या है, एक कार्य सूची है जिसका उद्देश्य है समान हित, पारस्परिक आवश्यकताओं, सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी, रोगों से निपटना है। ठीक है ना, ये इसका उद्देश्य है। एजेंडा 21 एक कार्य सूची है, उद्देश्य इसका ये रहा। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है, प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। मुख्य उद्देश्य तो ये रहा है, ठीक है। लेकिन एजेंडा जो कार्य सूची है उसका उद्देश्य ये सारे रहे हैं। क्या रहा है, समान हित रहे हैं, पारस्परिक आवश्यकता, सम्मिलित जिम्मेदारी के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी, रोगों से निपटना। ठीक है। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है ना, ये बात हमें याद रखनी चाहिए। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति होती है। इसलिए भारत जैसे देश में जहां संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, ये और भी महत्वपूर्ण है ना। हमारे यहाँ भी संसाधनों की उपलब्धता में बहुत सारी विविधता देखने को मिल सकती है। एक क्षेत्र हमारा छोटा नागपुर का पठार है, एक क्षेत्र हमारा ये मध्य गंगा का मैदान भी है ना, एक हमारा प्रायद्वीपीय पठार भी है, फिर हमारा एक पहाड़ी क्षेत्र भी है। बात समझ रहे हैं ना। कहीं पर कोयले की अधिकता है तो कहीं पर तेल, प्राकृतिक गैसों की अधिकता, कहीं लौह अयस्क खनिजों की अधिकता है, कहीं बहुमूल्य पत्थरों की अधिकता है। तो सब जगह पे एक समान तरीके से वितरण नहीं है ना, एक समान तरीके से उपलब्धता नहीं है, अलग अलग तरीके से है। तो उस स्थिति में भारत में नियोजन से ज़्यादा ज़रूरत है ना। यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ एक तरह के संसाधन की प्रचुरता है तो दूसरे तरह के संसाधन की कमी भी है। कुछ ऐसे प्रदेश हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर हैं, और कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहाँ महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है। झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन प्रांतों में खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार हैं। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, ये हमको पता होना चाहिए, परंतु मूल विकास की वहाँ पर कमी है। मूल विकास में क्या क्या आ सकता है, सड़क, रेल, है ना, यही सब आएगा ना मूल विकास में। ढांचागत विकास में क्या क्या आता है, ठीक है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधन की बहुतायत है, लेकिन जल संसाधन की कमी है। लद्दाख का शीत मरुस्थल देश अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है। यह प्रदेश क्या है, सांस्कृतिक विरासत का धनी है, परंतु यहाँ जल आधारभूत अवसंरचना, कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। जल भी नहीं है यहाँ पे, आधारभूत अवसंरचना की भी कमी है, कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की भी यहाँ पर कमी देखने को मिलती है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक, स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की जरूरत है। हमारे यहाँ संसाधन नियोजन की जरूरत किन किन स्तरों पे है, राष्ट्रीय स्तर पर भी है, प्रांतीय स्तर पर भी है, प्रादेशिक स्तर पर भी है, और स्थानीय स्तर पर भी है। ठीक है ना, इनकी जरूरत है हमें। ठीक है, ये 4 तरीके आपको पता होने चाहिए कि संसाधन नियोजन की आवश्यकता हमें कहाँ कहाँ पे है। संसाधनों का नियोजन किन किन स्तरों पर करने की जरूरत है, स्थानीय और राष्ट्रीय। राष्ट्रीय है होता है भाई सर, अब हम जितना समझे अभी बता देते हैं, कैमरा हम सब बाद में ऑन करेंगे। प्रांतीय होता है,
संसाधन नियोजन स्थानीय होता है, प्रादेशिक होता है। इन 4 स्तरों पर ये चीज होती है। ठीक है। भारत में संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है। इसके कई सारे सोपान होते हैं। देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान करके उनकी तालिका बनाई जाए। एक तो ये है जो सोपान अपनाए जाएंगे। पहले तो भैया एक तालिका तैयार की जाए कि किन क्षेत्रों में कौन कौन से संसाधन उपलब्ध हैं। इस कार्य में क्या होगा? क्षेत्रीय सर्वेक्षण किया जाएगा, मानचित्रण किया जाएगा, संसाधनों का गुणात्मक और मात्रात्मक अनुमान के साथ साथ उनका मापन भी किया जाएगा। ठीक है ना? ये हमें याद रखना है। तालिका जो बनानी है वो क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्रण, संसाधन का गुणात्मक और मात्रात्मक अनुमान, साथ ही साथ उनका मापन भी किया जाना चाहिए। पहले सोपान है ये। तो सोपान में पहला सोपान हमको ये अपनाना पड़ेगा। दूसरा क्या होगा? संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी होनी चाहिए, कौशल होने चाहिए, संस्थागत नियोजन ढांचा भी हमको तैयार करना चाहिए। ये दूसरा सोपान है। तीसरे सोपान के रूप में हम देखें तो संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित होना चाहिए। स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए पहली पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किए गए। हमने 12 की 12 पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में आप लोगों को पहले भी पढ़ा रखा है ना? उनके जो क्या बोलते हैं सिद्धांत क्या रहे हैं, उनके तरीके क्या रहे हैं, उनके उद्देश्य क्या रहे हैं, उनके मूल तत्व क्या क्या रहे हैं, सारी चीजें हमने उन 12 की 12 पंचवर्षीय योजना में आप सबको बता रखे हैं। विकास का आधार क्या रहा है ना? कितना तक विकास संभव हो पाया था, कौन कौन सा मॉडल अपनाया गया था, सारी चीजें हम बता रखे हैं। तो उसको आप लोग जरूर देख लो। ठीक है। किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त होती है। लेकिन संसाधनों की उपलब्धता ही नहीं, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में तदनुरूपी परिवर्तनों के अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है। तो सिर्फ संसाधन की उपलब्धता ही नहीं भाई, उसके साथ साथ हमको प्रौद्योगिकी और संसाधनों में जो तदनुरूपी परिवर्तन होता है वो भी जरूरी होना है। कि विकास के लिए हमें सिर्फ संसाधनों की उपलब्धता ही काफी नहीं है, उसके साथ साथ प्रौद्योगिकी संस्थाओं में तदनुरूपी परिवर्तन भी जरूरी है। देश में बहुत से क्षेत्र हैं जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों की गिनती में आते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जो संसाधनों की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से विकसित हैं। एक राज्य है हरियाणा और दूसरा राज्य है झारखंड, उड़ीसा। दोनों में अंतर है कि नहीं है ना भाई? गरीबी, हरियाणा में गरीबी नहीं देखने को मिलेगी आपको वहां, लेकिन खनिज संसाधन उतने प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है जिस हालत में यहाँ झारखंड उड़ीसा में है। फिर भी गरीबी का स्तर देखा जाए झारखंड और उड़ीसा में ज्यादा ही मिलेगा। बात समझ आई? दूसरी जगह उत्तर प्रदेश और बिहार में उपजाऊ भूमि अच्छी खासी है ना? कर्नाटक में या फिर आप आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र भी है, या आप और ऐसे कुछ ले सकते हैं क्षेत्र। ऐसे मामलों में भी देखें तो हमारे यहाँ इतना उपजाऊ भूमि होने के बाद भी हमारे यहाँ भूख देखने को मिल जाएगी नहीं, गरीबी देखने को मिलेगी, भूखमरी देखने को मिल जाएगी ना, कुपोषण देखने को हमारे यहाँ सबसे ज्यादा मिलेगा। लेकिन उन क्षेत्रों में आपको ये चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। चलिए, क्या आप संसाधन संपन्न परंतु आर्थिक रूप से पिछड़े, संसाधन विहीन परंतु आर्थिक रूप से विकसित प्रदेशों के नाम बता सकते हैं? तो अभी हमने बता ही दिया। उपनिवेश का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आकर्षण रहे हैं। ठीक है ना? विदेशी आक्रमणकारी के लिए क्या क्या उपलब्ध रहे हैं, उनके लिए आकर्षक रहे संसाधन संपन्न प्रदेश। उपनिवेशकारी देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया। उनको प्रौद्योगिकी उनको पता थी, उनको उनके निकासी की प्रक्रिया पता थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, उपनिवेश अपने स्थापित किए और उपनिवेशों के संसाधनों का दोहन किया उन्होंने अच्छे से, उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। अतः संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वहां उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास और संस्थागत परिवर्तन
किए जाएंगे। अफ्रीका महाद्वीप संसाधन संपन्न क्षेत्र होने के बाद भी गरीब है। उपनिवेश के विभिन्न चरणों में भारत ने सबका अनुभव किया, अतः भारत में विकास सामान्यतः तथा संसाधन विकास लोगों के मुख्यतः संसाधनों की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं था, बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की गुणवत्ता, ऐतिहासिक अनुभव भाग का भी योगदान रहा है। ठीक है ना? संसाधनों की उपलब्धता के साथ साथ क्या चीजें रही हैं? प्रौद्योगिकी भी रही है, मानव संसाधन की गुणवत्ता भी रही है, ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान रहा है। संसाधनों का संरक्षण, ये मानव संसाधन की गुणवत्ता का क्या मतलब हुआ? तो उस तरीके की बात। संसाधनों का संरक्षण, संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, किसी भी तरह के विकास में, परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपभोग, अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती हैं। संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये बात सच है, लेकिन जरूरी ये भी है कि उनका विवेकहीन उपभोग ना किया जाए भाई। अगर उनका विवेकहीन उपभोग किया जाएगा या उनका बिना किसी संरक्षण के उद्देश्य के उनका उपभोग किया जाए, तो वो संसाधन जल्द से जल्द समाप्त भी हो सकते हैं, जो हमें बाद में नहीं प्राप्त हो सकते। ठीक है, पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न होंगी, उससे सामाजिक आर्थिक समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। अगर संसाधनों का विवेकहीन उपभोग किया जाता है या उनका अति उपयोग किया जाता है, तो उससे सामाजिक आर्थिक के साथ साथ पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। समस्या कैसे उत्पन्न होगी संसाधनों का अति दोहन करने से भाई? कुछ आइडिया है किसी को? हमको नहीं समझ में आ रहा है। जैसे आपको बताएं, पंजाब है, हरियाणा है, वेस्ट यूपी, इन क्षेत्रों में हरित क्रांति का बड़ा प्रभाव देखा गया। इन क्षेत्र के किसानों ने भर भर के रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया, खूब सारा सिंचाई किया। आज के समय में उनकी भूमि बहुत तेजी के साथ बंजर होती चली जा रही है। उस जमीन का जो बंजरपन है वो एक सामाजिक और आर्थिक समस्या पैदा कर रहा है। भाई, जिसकी 10 बीघा जमीन में से 4 बीघा जमीन सिर्फ बंजर हो गई हो, उसके पास आर्थिक समस्या नहीं उत्पन्न होगी? सोचिए ना ऐसे। चलिए, इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधन का संरक्षण आवश्यक है। भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं, चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा है। उदाहरण के लिए गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की थी। क्या बात किया उन्होंने? हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। मतलब हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन ह्रास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति, आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रकृति जिम्मेदार है। अगर संसाधन ह्रास हो रहा है तो उसके लिए क्या है? लालची और स्वार्थी व्यक्ति जिम्मेदार है। आज की प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति भी जिम्मेदार है। उनके अनुसार, गांधी जी के अनुसार बात है, वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे। याद रखना, इसके स्थान पर अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। वो अत्यधिक उत्पादन के विरोधी थे, लेकिन अधिक बड़े जन समुदाय के द्वारा उत्पादन किया जाए उसके पक्षधर थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की। 1974 में सुमेसर ने अपनी पुस्तक, क्या नाम है? स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ये किताब का नाम आपको याद रखना है। चलिए, किस, ठीक है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, जो कि सुमेसर की क्लास है, सॉरी, सुमेसर की जो किताब है भाई वो है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। इसमें इन्होंने इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति की। कब की बात है? 1974 की। 1987 में ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट आई, उसमें वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान किया गया। इस रिपोर्ट में क्या नाम दिया गया? सतत पोषणीय विकास। ब्रंटलैंड आयोग की जो रिपोर्ट आई उसमें सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की गई तथा संसाधन संरक्षण की वकालत की गई।
है ना। ये रिपोर्ट बाद में निकलती है हमारा साझा भविष्य शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हो गई। लेकिन शुरुआत हुई थी ब्रंटलैंड आयोग की रिपोर्ट में ही, हमको याद रखना होगा। ब्रंटलैंड आयोग की रिपोर्ट में ही शुरुआत हुई, बाद में ये हमारा साझा भविष्य नाम की एक किताब में प्रकाशित हुई, किताब के रूप में ही प्रकाशित हुआ। इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण योगदान रहा रियो सम्मेलन, जो 1992 में था, पृथ्वी सम्मेलन। इसमें भी एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। ठीक है ना। तो कितनी चीजें इसमें समझ में आई। एक तो आपको यह समझ में आया, सबसे पहले वकालत की गई क्लब ऑफ रोम के द्वारा 1968 में। दूसरा प्रयास हुआ 1974 में, जब किताब लिखी गई स्मॉल इज ब्यूटीफुल, सुमेसर महोदय के द्वारा। इसमें गांधी जी के उस दर्शन को फिर से बताया गया, उजागर किया गया, भाई गांधी जी ऐसा बोले थे। फिर 87 में ब्रंटलैंड की रिपोर्ट आती है, जिसमें सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत होती है। फिर एक बार हमारा साझा भविष्य के नाम से एक पुस्तक के रूप में ये ब्रंटलैंड आयोग की जो सतत पोषणीय विकास वाली रिपोर्ट है वो प्रकाशित की गई। 92 में फिर से एक प्रयास होता है रियो सम्मेलन का, जो पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। ये हमें इतना सब कुछ पता होना चाहिए। कई बार ये क्या होता है ना, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी सजाने के लिए आता है, तो हमें ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है ना। भू संसाधन क्या है। हम भूमि पर रहते हैं, इसी पर अनेकों आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं, विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं। अतः भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन, संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित हैं। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है। भूमि एक सीमित संसाधन है, ये आपको पता होना चाहिए, असीमित नहीं है। इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भूआकृतियां जैसे पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप, ये सब पाए जाते हैं। लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है, जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है, जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग पर पाया जाता है, और वो कुछ 12 मासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं। पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां देते हैं। पर्वतों का जो महत्व है 12 मासी नदियों को प्रवाह के लिए है, पर्यटन विकास के लिए है, अनुकूल परिस्थिति दे रहे हैं। साथ ही साथ पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है। देश की बात हो रही भारत की। इस क्षेत्र में खनिज मिलेंगे, आपको जीवाश्म ईंधन मिलेंगे, वन का अपार संचय कोष यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है ना। ठीक है। भू उपयोग, भू उपयोग क्या है। ठीक है। भू उपयोग, भू संसाधनों का उपयोग निम्न उद्देश्यों से किया जाता है। कैसे। एक तो वन के रूप में किया जाता है, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, अगर कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि है तो उसका कैसे, ये बंजर और कृषि अयोग्य भूमि होगी। गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि हो सकती है, उसमें इमारत बन सकती है, सड़क बन सकती है, उद्योग लग सकता है, ये सारे काम हो सकते हैं। परती भूमि के अलावा अन्य जो कृषि अयोग्य भूमि, मतलब एक तो परती छोड़ दिया जाता है, तो परती भूमि के अलावा की बात हो रही है। परती भूमि के अलावा कोई अगर कृषि अयोग्य भूमि है तो वो स्थायी चारागाह, अन्य गोचर भूमि हो सकती है। विविध वृक्ष फसल, उपवनों के अधीन भूमि जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है। उपवनों के अधीन जो भूमि है, वृक्ष फसलों और उपवनों के अधीन जो भूमि है वो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं होती है। ये बात भी हमको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है भाई। कृषि योग्य बंजर भूमि, कृषि योग्य भी है, बंजर भी है, जहां 5 से अधिक वर्षों से खेती ना की गई हो, तो बंजर भूमि 5 से अधिक वर्षों से खेती जहां पर ना की गई। परती भूमि क्या है, वर्तमान परती, जहां एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती ना की गई हो, ये भी आया हुआ है पेपर में। परती भूमि क्या है, मतलब क्या हुआ भाई, एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती ना की गई हो। ठीक है। तो परती का मतलब क्या हुआ, जहां एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती ना की गई हो, वो है परती। बंजर है कि जहां 5 से अधिक वर्षों से खेती ना की गई हो, वो है बंजर। वर्तमान परती भूमि के अलावा अन्य परती भूमि या पुरातन परती, पुरातन परती का मतलब क्या हुआ, जहां 1 से 5 कृषि वर्ष से खेती ना की गई हो, वो पुरातन परती है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र, निवल बोया गया क्षेत्र, एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को ही हम क्या बोलते हैं,
शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वो सकल कृषित क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, एक वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को, एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को, ठीक है, तो एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वो सकल कृषित क्षेत्र कहलाता है। भारत में भू उपयोग प्रारूप क्या है? भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक कौन कौन से? भू उपयोग को निर्धारित करने वाले भौतिक कारकों में भू आकृति आती है, वहाँ की जलवायु आती है, वहाँ की मिट्टी के प्रकार भी आते हैं, मानवीय कारक भी आते हैं। मानवीय कारक में उनका जनसंख्या घनत्व, उनकी प्रौद्योगिक क्षमता, संस्कृति, परंपरा, ये सब उसमें शामिल होती है ना। भारत का हमने भू उपयोग प्रारूप के रूप बारे में पढ़ा। भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं? तो भौतिक कारक और मानवीय कारक। भौतिक कारक के रूप में हमने क्या देखा? भू आकृति देखी। भू आकृति मतलब पर्वत, पठार, मैदान, नदी, झील, समुद्र, ये सब आ जाएंगे। जलवायु वहाँ की, फिर मिट्टी के प्रकार। मानवीय कारक के रूप में हमने देखा जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिक क्षमता, संस्कृति और वहाँ की परंपराएं। ये जो परंपराएं हैं वो कैसी, अगर देखा जाए परंपरा हमारे यहाँ की कैसी है? जमीन, धरती माता को बेचना नहीं चाहिए, है ना, ये परंपरा है। धरती को माता मानते हैं और उस बेस पर हम क्या करते हैं? धरती से बड़ा लगाव भी रखते हैं, है ना। ऐसा करते हैं कि नहीं करते? तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है। भौतिक कारक कौन से होते हैं भू उपयोग प्रारूप के, और मानवीय कारक क्या होते हैं। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो हमें पता है 32,80,000 करके है, लेकिन इसके 93% भाग के ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि भाई पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़ दिया जाए तो बाकी प्रांतों के सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान, चीन अधिकृत क्षेत्र के भूमि उपयोग का सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है। तो चित्र दिए गए यहाँ पे। ठीक है, स्थायी चारागाहों के अंतर्गत भी भूमि कम हुई है, ये हमको पता होना चाहिए। स्थायी चारागाह के अंतर्गत भी भूमि कम हुई है। पशुधन की इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने में कैसे समर्थ होंगे और इसके परिणाम क्या होंगे? वर्तमान परती भूमि के अलावा अन्य परती भूमि अनुपजाऊ हैं। इन पर फसलें उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज़्यादा है, अतः इस भूमि में 2 या 3 वर्षों में इनको 1 या 2 बार बोया जाता है, और यदि इसे शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल भी कर लिया जाता है तब भी भारत के कुल सूचित क्षेत्र के लगभग 54% हिस्से पर ही खेती हो सकती है। मतलब जितना सारा आंकड़ा उपलब्ध है हमारे पास, उसका 54% हिस्सा पर ही खेती की जा सकती है ना। जो परती भूमियां हैं वो भी परती भूमियां उतनी अच्छी खासी नहीं है। 2-4 साल में कभी 1-2 बार खेती होती की जा लेती है, फिर भी वो शुद्ध क्षेत्र देखे जाए 54% से अधिक नहीं है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों में अलग अलग है। सभी राज्यों में एक समान ये आंकड़ा नहीं है, ये हमको पता होना चाहिए। जैसे पंजाब, हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर आप 80% भूमि पर खेती होती है, लेकिन वहीं अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार जैसे क्षेत्र हैं तो यहाँ पर हम 10% से भी कम क्षेत्र पर खेती देख सकते हैं। ठीक है, इन राज्यों में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के कम अनुपात के लिए उत्तरदायी कारण क्या रहे हैं? पहाड़ी क्षेत्र है, इनकी मिट्टी भी उतनी उपजाऊ नहीं है ना। जलवायु का भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत है। भाई बारिश जहाँ ज़्यादा हो रही है वहाँ पर कैसी खेती हो पाएगी? पानी ही नहीं टिक पा रहा है। मिट्टी भी, अब पहाड़ी क्षेत्र वहाँ पर सीढ़ीदार खेती करनी है तो सीढ़ीदार खेती के लिए भी अच्छा खासा खर्चा लगने वाला है। किसानों की हालत उतनी अच्छी नहीं है कि वो सीढ़ीदार खेती कर पाएँ, उसके लिए भी इन्वेस्ट की ज़रूरत है उनको। बात समझ रहे हैं? यस, हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 के द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित है। ठीक है, 1952 की जो राष्ट्रीय वन नीति रही है उसमें बताया गया भौगोलिक क्षेत्र वांछित रहे भाई 33%। जितने भी निर्धारित वन है, जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफी कम है। वन नीति द्वारा निर्धारित यह सीमा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लाखों लोगों को आजीविका भी इस पर निर्भर करती है। भू उपयोग का एक भाग बंजर भूमि, दूसरा गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि कहलाता है। कैसे उनको जीविका मिलेगी? वनों से उनको सूखी लकड़ियां मिल जाती हैं, पत्ते मिल जाते हैं, उनको वहां से शहद भी मिल सकती है, लकड़ी मिल सकती है, जैसे वो उनके लिए चारागाह भूमि भी उपलब्ध हो सकती है वहां से। बात समझे? तो वनों से वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए वहां पर जीविका के भी साधन उपलब्ध हो जाते हैं। वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले इनके भू उपयोग एक भाग बंजर भूमि, दूसरा गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि कहलाता है। बंजर भूमि में आप देखेंगे पहाड़ी चट्टाने हैं, सूखी है, मरुस्थली भूमि शामिल है। बंजर भूमि में क्या क्या शामिल है ये हमको याद रखने की जरूरत है।
ठीक है, पहाड़ी चट्टान, सूखी और मरुस्थलीय भूमि। गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि में क्या क्या शामिल हो जाएगा? बस्तियां आ जाएंगी भाई, सड़क आ जाएगी, रेलवे लाइन आ जाएगी, उद्योग भी आ जाएंगे। गैर कृषि प्रयोजन में ये चीजें आएंगी, बंजर भूमि में वो सारी चीजें आ जाएंगी। लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण प्रबंधन की अवहेलना करने, लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है, जिसके कारण समाज और पर्यावरण पर गंभीर आपदा आ सकती है। ठीक है, ये जो गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि है, बंजर भूमि है, इस सब के लिए क्या है भाई कि लंबे समय तक जो भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना की गई है। अवहेलना कैसी की गई है? अभी आप देखें, कोई सड़क निकल रही है तो वो सड़क निकलती है किसी बंजर भूमि से होकर नहीं निकलती है, कोई जंगली भूमि होगी, मतलब खूब अच्छा खासा जंगल होगा वहां से निकलेगी, या उपजाऊ भूमि से निकलेगी, किसी के खेत से होकर वो सड़क निकलती है। तो वो जो सड़क में चली गई भूमि है उसका क्या यूज है? उतनी भूमि तो कम हो गई उपजाऊ भूमि में से, वनीय भूमि में से उतना कम हो गया। ये चीजें हैं। कम से कम हमको अगर ऐसे कुछ प्रयोजन करने हैं, ऐसे कुछ विकास कार्य करने हैं, तो हमको इतना ध्यान रखना चाहिए कि हम जो सड़क या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, जिस क्षेत्र से निकल रही, कम से कम उस क्षेत्र में पड़ने वाली जो भूमि है वो वनीय भूमि, कृषि योग्य भूमि ना यूज की जाए, कम से कम यूज हो तो अच्छा रहेगा। साथ ही साथ जो हमारे लिए यूज कृषि योग्य भूमि भी है, हम क्या करते हैं उसमें अच्छी खासी सिंचाई सिंचाई अति सिंचाई करते हैं, अति चराई कर लेते हैं। अति सिंचाई करने से उसमें आप देखेंगे लवण की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, क्षारीय मिट्टी वो क्षारीय बन जाती है, नमक की मात्रा अधिक होने से उसकी जल सोखने की क्षमता कम हो जाती है, मिट्टी का निम्नीकरण होने लगता है। वो निम्नीकरण का मतलब क्या हुआ? निम्नीकरण का मतलब है भाई मिट्टी की उर्वरता का ह्रास। धीरे धीरे वो जमीन बंजर में भी परिवर्तित हो सकती है, ऊसर के रूप में परिवर्तित हो सकती है ना, कृषि योग्य नहीं रह जाएगी। सर मिट्टी का दोहन बोल सकते हैं उसे। हाँ, तो हमें दोहन हो सकती है। बिल्कुल, तो हमें इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि किस तरीके से कैसे इनका उपयोग किया जाए। भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। भूमि निम्नीकरण संरक्षण का उपाय क्या हो सकता है? भूमि एक ऐसा संसाधन जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए और भावी पीढ़ी भी इसी भूमि का उपयोग करेगी। हम भोजन, मकान, कपड़े को अपनी मूल आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि से प्राप्त करते हैं। मानव कार्यकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिल रहा है। ठीक है ना? मानवीय कार्यकलाप, मानवीय कार्यकलाप में क्या क्या आएंगे? हमने अभी आपको मानवीय गतिविधियों के बारे में बताया है ना? वो सारी चीजें मानवीय कार्यकलाप हैं। इस समय भारत में 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। इनमें इसमें से लगभग 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है, 56% क्षेत्र जल अपर्दित है, शेष क्षेत्र लवणीय और क्षारीय है। कुछ मानव क्रिया जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, खनन ने भी क्या किया? भूमि के निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाई हुई है। भूमि के निम्नीकरण में भूमिका निभाने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? तो हम इसको अलग से लिख सकते हैं। अति सिंचाई, अति चराई, है ना? और क्या हो सकता है? वनोन्मूलन, खनन प्रक्रिया, विकास कार्य। विकास कार्य में सड़क, रेल, स्कूल, अस्पताल, ये सब विकास कार्य में मृदा के निम्नीकरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं ये सारे के सारे। ठीक है ना? खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों को गहरी खाइयों, मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। झारखंड में ये समस्या आप देख सकते हैं, बहुत बड़े स्तर पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, वैसे नियम है कि खनन कार्य पूरा होने के बाद उस क्षेत्र को पूरी तरह से लेवल में कर देना चाहिए, लेकिन उसको वैसे का वैसे खुला छोड़ दिया जाता है। खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बना हुआ है। किसके कारण वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बना? खनन के कारण। खनन जिम्मेदार है वनोन्मूलन के लिए। तो सही दिख रहा है स्वरूप। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। कहाँ कौन सी समस्या है ये हमको जरूर पता हो जाए, मजा आ जाएगा। ठीक है, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। अति सिंचन से क्या होता है
जलाक्रांतता भी, अति सिंचाई से क्या होता है भाई, जलाक्रांतता की स्थिति उत्पन्न होती है। जलाक्रांतता की स्थिति क्या है, हमने अभी बताया है। जलाक्रांतता का मतलब है एक ऐसी लेयर बिछ जाती है जिसकी वजह से उस मिट्टी की जल सोखने की क्षमता प्रभावित होने लगती है। ठीक है। भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी होता है, जिससे मृदा में लवणीयता और क्षारीयता भी बढ़ जाती है। खनिज प्रक्रियाएं जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना, मृदा बर्तन उद्योग में चूने और सल्खड़ी के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित होती है। चूना पत्थर से के पीसने, मिट्टी बर्तन में चूना और सल्खड़ी का प्रयोग करने से धूल विसर्जित होती है वायुमंडल में। जब इसकी परत भूमि पर जम जाती तो मृदा की जल सोखने की प्रक्रिया भी अवरुद्ध हो जाती है। तो सिर्फ जलाक्रांतता के कारण ही ऐसा नहीं होता है, बल्कि इनके चूना पत्थर के पीसने, चूने और सल्खड़ी के प्रयोग से जो धूल वायुमंडल में विसर्जित होती है, वो जब जमीन पे आकर मिट्टी पे एक परत के रूप में बिछ जाती है, तो उससे भी उस मिट्टी की जल सोखने की क्षमता प्रभावित होने लगती है। पिछले कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाला अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत बना हुआ है। भूमि निम्नीकरण समस्याओं को सुलझाने के कई सारे तरीके हैं। उनमें से जो तरीके हैं वही, जैसे जो उसके कारण रहे हैं वही उसके उपाय हो सकते हैं। अति सिंचाई इसका कारण है, तो सिंचाई को सीमित करना चाहिए, है ना, जरूरत के आधार पे सिंचाई हो। अति चराई है तो चराई को सीमित कर देना चाहिए। वनोन्मूलन है तो वनोन्मूलन की जगह वनोन्मूलन को इग्नोर करना चाहिए भाई, है ना। वन लगाने से संबंधित बात हो सकते हैं, वनारोपण जैसी बात हो सकती है उसमें। ठीक है। खनन की बात है तो खनन का उचित प्रबंधन भी होना चाहिए। ठीक है। विकास का काम है तो विकास के काम को ध्यान में रखना चाहिए, कौन सा क्षेत्र है जो कृषि योग्य है, कौन सा क्षेत्र है जो गैर कृषि योग्य है। जो गैर कृषि योग्य भूमि है उसको उस पर वो सारे काम होने चाहिए। इससे भी ये सारी समस्याएं सॉल्व हो सकती हैं। ठीक है। तो वनारोपण इन्होंने बताया, चारागाहों का उचित प्रबंध बताया इन्होंने, कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। इसके अलावा पेड़ों की रक्षक मेखला, शेल्टर बेल्ट, उसके अलावा पशु चारण का नियंत्रण होना चाहिए। यस सर। तो शेल्टर बेल्ट यही है भाई, इस तरीके से। ठीक है। शेल्टर बेल्ट या पेड़ों की रक्षक मेखला, पशुचारण का नियंत्रण, रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियां लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी भूमि कटाव की रोकथाम शुष्क क्षेत्रों में की जा सकती है। ये आपसे पूछा जा सकता है खास करके कि भैया शुष्क क्षेत्रों में भूमि कटाव की रोकथाम के कौन कौन से उपाय हैं। तो एक तो हम शेल्टर बेल्ट बना सकते हैं, पेड़ों की रक्षक मेखला तैयार कर सकते हैं। दूसरा, हम पशुचारण को नियंत्रित कर सकते हैं। तीसरा, रेतीले जो टीले होते हैं उन पर हम कांटेदार झाड़ियां लगा सकते हैं। इन वजहों से हम शुष्क क्षेत्रों में जो भूमि कटाव होता है उनको हम रोक सकते हैं। ठीक है ना, ये सब अपनाया जाता है। अब बंजर भूमि के उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल को परिष्करण के पश्चात विसर्जित करके जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। जल और भूमि प्रदूषण को कम करने के लिए कौन से उपाय किए जा सकते हैं, ये हमको पता होना चाहिए। बंजर भूमि का उचित प्रबंधन किया जाना चाहिए, खनन नियंत्रण किया जाना चाहिए, औद्योगिक जल को परिष्करण के पश्चात ही विसर्जित किया जाना चाहिए। ठीक है। मृदा संसाधन, ये क्या भाई, मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। यह पौधों के विकास का माध्यम होता है जो पृथ्वी के पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। मृदा एक जीवंत तंत्र है, ये आपको पता होना चाहिए। कुछ सेंटीमीटर गहरी मिट्टी बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। और मृदा बनने की प्रक्रिया में क्या क्या जरूरी है, मिट्टी बनने के लिए क्या क्या जरूरी भाई, उच्चावच जरूरी है, जनक शैल जरूरी है, संस्तर शैल जरूरी है, वहाँ जलवायु जरूरी है, वनस्पति जरूरी है, और भी जो जैव पदार्थ पाए जाते हैं उसके साथ साथ समय भी जरूरी है किसी क्षेत्र की मिट्टी को तैयार करने में। इन सबके माध्यम से यह निर्धारित हो जाता है मिट्टी का गुण क्या होगा, मिट्टी में कौन कौन से तत्व पाए जाएंगे, मिट्टी का कलर क्या हो सकता है, मिट्टी कितनी उपजाऊ हो सकती है, मिट्टी की जलधारण क्षमता कितनी हो सकती है, मिट्टी बहुत टाइट हो सकती है कि बहुत मुलायम हो सकती है, मिट्टी कितनी उपजाऊ होगी, यह भी निर्धारित हो सकता है। बात समझे, ध्यान रखिए। प्रकृति के अनेकों तत्व जैसे तापमान परिवर्तन है, बहते जल की क्रिया है, पवन है, हिमनदी है, अपघटन क्रियाएं, ये सब मिट्टी बनने की प्रक्रिया में योगदान देती है। ठीक है। देखो कारक कौन से हैं, ये सारे कारक हैं। योगदान देने वाले, मिट्टी बनने की प्रक्रिया में योगदान देने वाले कौन है, जल की क्रिया है, बहते जल की क्रिया है, तापमान परिवर्तन, पवन है, हिमनदी, अपघटन क्रिया है, ये सब हैं। भाई नदी अपने साथ जैसे
मध्य गंगा का मैदान, सॉरी उत्तर का विशाल मैदान जो अपना है वो इतना उपजाऊ है, वहां पर 3000 से 3600 मीटर गहरी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और इतनी घनी बसावट यहाँ पे देखने को मिलती है। उसका मूल कारण क्या है? हिमालयी नदियों का गुजरना। हिमालयी नदियां इधर से ही आती हैं होते हुए, जो अपने साथ बहुत भारी भरकम मात्रा में अवसाद, सिल्ट लेकर चलती हैं, जो मैदानी क्षेत्र में पहुंचते ही अपने उस अवसाद और सिल्ट को लेकर आगे नहीं बढ़ पाती हैं, और आगे ना बढ़ पाने की अवस्था में क्या करती हैं, वो अपने सिल्ट का, अवसादों का क्या करती हैं, जमाव करने लगती हैं, जिसकी वजह से बाढ़ भी आने लगती है ना। वही चीज आप दक्षिण भारत में देख लीजिए। दक्षिण भारत में नदियां इतना बड़ा सिल्ट अपने साथ लेकर नहीं चलती, इतना बड़ा अवसाद की मात्रा लेकर नहीं चल पाती हैं। क्यों नहीं चलती हैं? उनके पास वो भौगोलिक क्षेत्र नहीं है ना उनके लिए उपलब्ध। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, वो नदियां जो है ना अपने तलीय क्षेत्र को काट रखी हैं। अब वो तलीय क्षेत्र को नहीं काटती, अब वो अपने किनारों को काट रही हैं। तो अपने किनारों को कितना काटेंगी वो? बात समझ में आई? ढाल भी काफी अधिक। इन्हीं सब वजह से ये सारे काम होते हैं। मिट्टी का जमा हो रहा है। मिट्टी में होने वाले रासायनिक जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण हैं। रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण होते हैं। मृदा जैव मतलब ह्यूमस और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थ से बनती है। जैव से भी बनती है, अजैव से भी बनती है। एक चीज और याद रखना, भारत में पाई जाने वाली जितनी भी मिट्टियां हैं, ज्यादातर मिट्टियों में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। मिट्टी बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्व, उनके रंग, गहराई, गठन, आयु, रासायनिक और भौतिक गुण के आधार पर भारत की मिट्टी को निम्न प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, लेकिन यहां पर इसको देखेंगे उससे पहले ये देख लीजिए क्या है। ये 4 संस्तर देखे जा रहे हैं ना। सबसे ऊपर वाला संस्तर आपको हरा हरा नजर आ रहा है, उसके नीचे थोड़ा लाल कलर में है, फिर पीला कलर में है, फिर सबसे नीचे आपको क्या देखने को मिल रहा है? एकदम मिट्टी का कलर। मतलब क्या है? ऊपरी संस्तर की जो मृदा है ये सबसे उपजाऊ मिट्टी है। 4 संस्तर मिलते हैं मिट्टी में। ठीक है, इन 4 संस्तरों में सबसे ऊपर वाली मिट्टी सबसे उपजाऊ होती है। उसके नीचे वाली जो है उसको उपमृदा बोलते हैं। उपमृदा बोलते हैं, सॉरी, उपमृदा बोलते हैं। यहां पर क्या मिलेंगी? अपक्षयित चट्टानें देखने को मिलेंगी आपको। अपक्षयित चट्टानें होंगी, इसमें बालू होगी, गाद, सिल्ट होगा और मृत्तिका। इसमें तीनों चीजें मिलेंगी। अब आपको यह भी पता होना चाहिए, जलोढ़ मिट्टी में ये सब मिलते हैं, है ना। 40-40-20 के रेशियो में ये सब मिलते हैं। अधा स्तरीय अपक्षयित आधारित चट्टानें तीसरे संस्तर में देखने को मिलेगी। अब सबसे नीचे मिलेगी अपक्षय रहित आधारित चट्टान। ठीक है, चलिए मिट्टी के प्रकार देखते हैं, इनका वर्गीकरण। भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच हैं, भूआकृतियां हैं, जलवायु वनस्पतियां भी पाई जाती है। इस कारण अनेक प्रकार की मृदाएं विकसित हुई हैं। जलोढ़ मिट्टी की बात करें, हम पहले भी पढ़ चुके मेरे ख्याल से मिट्टी के बारे में। मिट्टी विस्तृत रूप से फैली हुई देश की महत्वपूर्ण मृदा है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। ये मृदाएं हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्र सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बने हैं। एक सकरे गलियारे के द्वारा ये मृदाएं राजस्थान, गुजरात तक फैली हुई। सकरे गलियारे के द्वारा ये मिट्टी कहाँ तक फैली हुई है? राजस्थान, गुजरात तक। पूर्वी तटीय मैदान, विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों का डेल्टा वाला एरिया भी जलोढ़ मिट्टी का बना हुआ है। ये भी हमको पता होना चाहिए। ये जलोढ़ मिट्टी है। इसमें क्या क्या? रेत भी पाई जाएगी, सिल्ट पाई जाएगी, ये पेपर में पूछा गया है, मृत्तिका भी देखने को मिल जाती है। ये तीनों चीजें मिलती हैं। इनका परसेंटेज भी होता है। ठीक है, 40-40-20 का रेशियो होता है। ठीक है, तो हमें ये मिट्टी का क्या होता है? बालू के कण पाए जाते हैं 40%। सिल्ट कितनी मिलेगी इसमें? सिल्ट भी मिलती है, सॉरी, मृत्तिका आपकी मिलेगी 40%। ये प्रश्न पूछा गया है। सिल्ट कितनी मिलेगी? 20%। ठीक है ना। मतलब इसी को गाद भी बोलते हैं, ये भी याद रखना। इसको गाद भी बोला जाता है। ठीक है ना, ये हमें याद रखने होंगे। और ये भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पे मिलती है? 40% भाग पर मिलती है। 40% भाग पर ये मिट्टी पाई जाती है, ये हमको ध्यान रखना है। और लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर में मिलती है। ठीक है, ये भी हमको याद रखने की जरूरत है। ओके, जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं, मृदा के कणों का आकार बढ़ता जाता है। मतलब
नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जैसे जैसे चढ़ते जाते हैं वैसे वैसे मृदा के कणों का आकार भी बढ़ता जाता है। मतलब जहां पर नदी समुद्र से मिल रही है वहां पर आपको सबसे महीन कण देखने को मिलेंगे। जैसे मुहाने से हम घाटी की ओर ऊपर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे मृदा के कणों का आकार भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। चलो, नदी घाटी के ऊपरी भाग में जैसे ढाल भंग के समीप मोटे कण वाली मृदाएं पाई जाती हैं। ढाल भंग का क्या मतलब है भाई? हमने सुना है गंगा नदी हरिद्वार में पहुंचती है तो हरिद्वार से वो प्रवेश लेती है मैदानी क्षेत्र में, वहां से वो पहाड़ी क्षेत्र को छोड़ देती है, वही है ना ढाल भंग, उसका वही होता है। जी सर। यस सर। ठीक है, चलो। ऐसी मृदाएं पर्वतों की तलहटी में पर बने मैदानों जैसे द्वार, चो, क्षेत्र, तराई में आमतौर पर पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाएगी? ऐसी मिट्टियां जो होती हैं, जो मोटे कण वाली मिट्टियां देखने को मिलती हैं, ये तराई क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। यहाँ पे द्वार और चो क्षेत्र होता है। तो द्वार क्या है, चो क्या है, ये भी हमको पता होना चाहिए। कहाँ पर देखने को मिलेगा ये भी हमको पता होना चाहिए। द्वार का मतलब हरिद्वार है ना, कोट द्वार भी है ना कहीं, तराई क्षेत्र में मिलेंगे। ठीक है, याद रखना इसको। मोटे कण वाली मिट्टी पाई जाती है, ये मिट्टी कहाँ है? पर्वतों की तलहटी में, गिरपदीय क्षेत्र में देखने को मिलती नहीं। कणों के आकार या घटकों के अलावा मृदाओं की पहचान उनकी आयु से भी होती है। ऐसा माना जाता है मिट्टी को बनने में जितनी ज्यादा उम्र लगती है, जितना ज्यादा समय लगता है, वो मिट्टी उतनी ही उपजाऊ होती है। ठीक है, मिट्टी की मोटाई निर्भर किस पे करेगी? मिट्टी की मोटाई निर्भर करती है उस क्षेत्र के ढलान पर, यह बात याद रखनी है। मिट्टी की उर्वरता, मिट्टी का उपजाऊपन निर्भर करेगा उस मिट्टी को बनने में लगने वाले समय पर। समझ में आ रहा? यस सर। कणों के आकार या घटकों के अलावा मृदाओं की पहचान उनकी आय से होती है। आय के आधार पर जलोढ़ मिट्टी को दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होगी उम्र के आधार पे। चल, तो पुराना जलोढ़ है जिसको बांगर बोलते हैं, पुराना जलोढ़ है जहां बांगर है। नया जलोढ़ भी है जिसको खादर बोला जाता है। इसको हम पुरानी जलोढ़, नवीन जलोढ़ भी कहते हैं, बांगर और खादर भी बोलते हैं। बांगर क्या है? एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर बाढ़ का पानी साल दर साल नहीं पहुंच पाता है। एक ऊंचाई वाला क्षेत्र होता है जहां पर उपजाऊपन उतना अच्छा नहीं होता है, जहां पर नमी धारण करने की क्षमता अच्छी खासी नहीं होती है। ये सब है बांगर क्षेत्र। खादर क्षेत्र क्या है? जहां पर बाढ़ का पानी साल दर साल पहुंचता रहता है, नदियां नए नए अवसादों का जमाव हर साल करती रहती हैं। इस क्षेत्र में उपजाऊपन अधिक होता है, मिट्टी की नमी धारण करने की क्षमता भी अधिक होती है और फसलों की पैदावार भी अच्छी खासी होती है। ठीक है, ये दोनों क्षेत्रों का ये है मामला। ठीक है, तो बांगर क्या है भाई? एक ऐसा अपेक्षाकृत ऊंचाई वाला क्षेत्र जहां पर नदी के बाढ़ का पानी साल दर साल नहीं पहुंच पाता है। यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जो बांगर क्या है? अपेक्षाकृत वह ऊंचाई वाला क्षेत्र है जहां पे नदी का बाढ़ का पानी साल दर साल नहीं पहुंच पाता है। इस क्षेत्र में उपजाऊपन कम होने के साथ साथ मिट्टी की नमी धारण करने की क्षमता भी कम होती है। ठीक है, क्लियर हुआ? खादर क्षेत्र क्या है फिर? नवीन जलोढ़ मृदा क्या है? नाम ही नवीन है। ठीक है, ठीक है, नवीन जलोढ़ नाम है, खादर नाम है इसका। जो एक ऐसा अपेक्षाकृत, शब्द याद रखना, अपेक्षाकृत निचला क्षेत्र है जहां पर बाढ़ का पानी साल दर साल पहुंचता रहता है, वहां पर नए नए अवसादों का जमाव भी होता रहता है। मिट्टी की नमी धारण करने की क्षमता अधिक होने के साथ साथ उस क्षेत्र में उत्पादन, पैदावार, उपजाऊपन अधिक देखने को मिलता है। बात क्लियर हुई सबको? ठीक है। बांगर में भैया कंकड़ ग्रंथियों की मात्रा ज्यादा देखने को मिलेगी आपको। बांगर मिट्टी में कंकड़ ग्रंथियों की मात्रा ज्यादा देखने को मिलेगी। खादर में बांगर मृदा की तुलना में ज्यादा महीन कण पाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। जलोढ़ मिट्टियां उपजाऊ होती, बहुत उपजाऊ होती है जलोढ़ मिट्टियां, बहुत शब्द भी याद रखना है। अधिकतर जलोढ़ मिट्टियां पोटास, फास्फोरस, चूना युक्त होती हैं। अधिकतर
सभी नहीं, याद रखना, सभी की बात नहीं है, अधिकतर की बात है, ज़्यादातर की बात है, ठीक है ना? ये भी याद रखना है। अधिकतर जलोढ़ मिट्टियाँ पोटास, फास्फोरस, चूना युक्त होती हैं, जो इनके गन्ने, चावल, गेहूँ, अन्य अनाज, दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती हैं। अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है। जनसंख्या घनत्व भी आपको यहाँ पर अधिक देखने को मिलेगा। सूखे क्षेत्रों की मृदाएं जो होती हैं अधिक क्षारीय होती हैं। इनका सही उपचार और सिंचाई करके इनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। जो बांगर क्षेत्र वाली बात है, उनका भी उपचार किया करके उनकी भी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। काली मिट्टी क्या होती भाई? काली मिट्टी के कई सारे नाम भी हमने आपको बताए थे। क्या क्या नाम है काली मिट्टी के, जब हमने आपको ओल्ड एनसीईआरटी वाला पढ़ाया था? तो काली मिट्टी, रंगीन मिट्टी, कपास वाली मिट्टी। ओके, एक मिनट भी कहते हैं। हाँ, काली मिट्टी को रेगुर बोलते हैं, है ना? कपास वाली मिट्टी बोलते हैं, ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ बोलते हैं, ब्लैक सॉइल बोलते हैं। ट्रॉपिकल चर्नोजम बोलते हैं, ट्रॉपिकल चर्नोजम भी बोलते हैं इसको, काली मिट्टी को। इतने सारे नाम इसके। इसका रंग कैसा है? काला है, उसी नाम से इसको काली मिट्टी बोलते हैं, रेगर मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी कपास के लिए उचित होती है, इसलिए इसको काली कपास मिट्टी भी बोलते हैं। देखो सारे नाम यहाँ पे लिखे गए हैं। ये भी माना जाता है जलवायु और जनक शैलों ने काली मिट्टी के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जलवायु और जनक शैलों ने काली मिट्टी के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ठीक है? एक चलो, इस प्रकार की मिट्टियां कहाँ मिलेंगी? दक्कन पठार क्षेत्र में पाई जाएंगी, है ना? दक्कन पठार क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भाग में पाई जाती हैं, ये हमको याद रखना चाहिए। जनक शैलों से बनी है, ये लावा जनक शैलों से बनी है। इसमें ये मिट्टी महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठार पर मिलती है। दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी कृष्णा नदियों की घाटियों तक ये फैली हुई हैं। 5 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है इसमें, ये हमको याद रखना चाहिए। इसके साथ साथ हमको ये भी याद रखना चाहिए, इसमें आपको चूना मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, लोहा मिलेगा, पोटास मिलेगा, एल्यूमिनियम मिलेगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट, इन सब की अधिकता पाई जाएगी। अधिकता के मामले में देखेंगे तो ये सारी अधिकताएं हैं इसमें, ठीक है? लेकिन कमी किसकी है इसमें? तो कमी अगर देखेंगे तो कमी के रूप में नाइट्रोजन की कमी, फास्फोरस की कमी, जैविक पदार्थों की कमी। नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थ, इन तीनों चीजों की कमी पाई जाती है। इसके अलावा सबकी अधिकता इसमें मिलती है, इस मिट्टी में, ये हमको पता होना चाहिए। काली मिट्टी जो होती है ये बहुत महीन कणों से बनी होती है, मतलब मृत्तिका से बनी होती है। मृत्तिका से बनी होती है, इसकी नमी धारण करने की क्षमता अधिक बहुत होती है। तीव्र जल धारण क्षमता, आपको ये याद रखने की जरूरत है। इसके अलावा ये मिट्टियाँ कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, चूना जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती हैं। ये देखिए यहाँ पे बताया भी गया है। लेकिन इसमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। फास्फोरस के साथ साथ जैविक पदार्थ नाइट्रोजन की भी कमी पाई जाती है। गर्म और शुष्क मौसम में इन मिट्टियों में गहरी दरारें पड़ जाती हैं। शुष्क और गर्म मौसम में गहरी दरार पड़ती है, अच्छी तरह वायु मिश्रण हो जाता है, इससे अच्छी तरह वायु मिश्रण हो जाता है। कथन और कारण के रूप में भी प्रश्न हो सकता है ये कि काली मिट्टी में अच्छी तरह से वायु का मिश्रण होता है। कारण दे दिया जाए, गर्म और शुष्क मौसम में इन मिट्टियों में गहरी दरारें पड़ जाती हैं। तो कथन कारण भी सही, कारण कथन की व्याख्या भी कर देगा। गीली होने पर ये मिट्टियां कैसी होती हैं? गीली होने पर चिपचिपी हो जाएंगी, जोतना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब ये सूखी रहती है ना, इनको जोतना बड़ा आसान होता है, ठीक है? इसलिए इसकी जुताई मानसून प्रारंभ होने की पहली बौछार से ही शुरू हो जाती है। इसको हम स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं, है ना? इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं, ठीक है? क्लियर? इसका रंग कैसा होता है? रंग इसका गहरा काला से लेकर हल्का काला और चेस्टनट तक का होता है। लाल और पीली मिट्टी, लाल मिट्टी दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में पाई जाएगी। लाल मिट्टी दक्कन पठार के पूर्वी, ठीक है, लाल मिट्टी दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। दक्कन पठार के पूर्वी भाग, दक्षिणी हिस्सा, आग्नेय चट्टानों पर रवेदार, कम वर्षा वाले भाग में। लाल और पीली मिट्टियां आपको कहाँ मिलेंगी? उड़ीसा मिलेगी, छत्तीसगढ़ मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर, पश्चिमी घाट में पहाड़ी पद पर पाई जाती है। मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पद पर पाई जाती है। इन मिट्टियों का रंग
लाल रवेदार आग्नेय रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। इनका रंग लाल होता है भाई। पानी भर जाए तो पीली हो जाएगी, नहीं तो लाल मिट्टी बनी रहेगी। सर जी बोलिए। इनका पीला रंग जल योजन के कारण होता है। लेटराइट मिट्टी क्या है? सर अभी कब तक? लेटराइट मिट्टी क्या है? लेटर शब्द ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से बना हुआ है, अर्थ होता है ईंट। लेटराइट मिट्टी का निर्माण उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में आर्द्र और शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है। इनका निर्माण इस तरीके से होता है। भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन, लीचिंग जिसको बोलते हैं, उसका परिणाम है ये। ठीक है, भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन का परिणाम होती है, मतलब लीचिंग का परिणाम होती है। लेटराइट मिट्टी ज्यादातर गहरी अम्लीय होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। लेटराइट मिट्टी अधिकतर गहरी और अम्लीय होती है। इसमें पौधों के पोषक तत्वों की कमी होती है। अधिकतर कहाँ पाई जाएगी? दक्षिणी राज्य महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्र में, उड़ीसा पश्चिम बंगाल के कुछ भाग में, उत्तर पूर्वी प्रदेश में ये लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। जहाँ इस मिट्टी में पर्णपाती और सदाबहार वन भी मिलते हैं। इसमें ह्यूमस पर्याप्त रूप में पाया जाता है। लेटराइट मिट्टी में ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में मिलता है, ठीक है ना। लेकिन विरल वनस्पति और अर्धशुष्क पर्यावरण में इसमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। सब जगह ह्यूमस अधिक नहीं है। जहां पर विरल वनस्पति है वहां पर ह्यूमस की मात्रा कम रहेगी, जहां पर वनस्पतियां सघन है वहां पर ह्यूमस की मात्रा अधिक होगी। स्थल रूपों पर उनकी स्थिति के अनुसार उनमें अपर्दन और भूमि निम्नीकरण की संभावना होती है। स्थल रूपों पर उनकी स्थिति के अनुसार, पहाड़ी क्षेत्र में भाई तो भूमि निम्नीकरण अपर्दन का मामला बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मैदानी क्षेत्र है तो वहां पे अपर्दन जैसी कोई समस्या नहीं देखने को मिलती। नहीं, बात यही हुई। फिर मृदा संरक्षण की उचित तकनीक अपनाकर इन मृदाओं को पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में चाय और कॉफी उगाई जाती है। तमिलनाडु, आंध्र, केरल की लाल लेटराइट मिट्टी काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त होती है। और लेटराइट मिट्टी को हम टेपियोका, है ना, टेपियोका के लिए लेटराइट मिट्टी बड़ी फेमस है, काजू के लिए बड़ी फेमस होती है। मरुस्थलीय मिट्टी देख लें। मरुस्थलीय, इनका रंग होता है लाल और भूरा। मिट्टियां आमतौर पर रेतीली होती हैं, लवणीय भी होती हैं। कुछ मिट्टियों में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। सांभर झील की बात कर रहे हैं। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन दर यहाँ पे अधिक, शुष्क जलवायु उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन दर अधिक होता है और मिट्टियों में ह्यूमस तथा नमी की मात्रा कम होती है। मिट्टी की सतह के नीचे आपको क्या मिलेगा? कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है। मिट्टी के सतह के नीचे आपको कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है। नीचे की परतों में चूने के कंकड़ की सतह भी दिखाई देने लगती है, ठीक है ना। इसके कारण मिट्टी में जल अंतःस्यंदन अवरुद्ध हो जाता है। जल अंतःस्यंदन, इनफिल्ट्रेशन, इस मिट्टी को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसा कि पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है, ठीक है। हाँ, चलिए। वन मृदा होती है, ये आमतौर पर कहाँ मिलेंगी? पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में मिलेगी, जहाँ पर्याप्त वन उपलब्ध होंगे। इनके गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता जाता है। पर्वतीय पर्यावरण का मतलब है जहाँ तीव्र ढाल होगा, कहीं पर मंद ढाल होगा, कहीं वनस्पति अधिक होगी, कहीं वनस्पति कम होगी, कहीं पर बिल्कुल नहीं होगी। ऐसी स्थिति की बात हो रही है, पर्वतीय पर्यावरण की बात हो रही है। नदी घाटियों में ये मिट्टियां दोमट और सिल्टदार होती हैं। नदी घाटियों में देखा जाए तो मिट्टियां दोमट और सिल्टदार होंगी, लेकिन ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है, ऊपर से गिर रही होती है नदी। हिमालय की हिमाच्छादित क्षेत्रों में मिट्टियों का बहुत अपर्दन होता है। हिमाच्छादित क्षेत्रों में इनका बहुत अधिक अपर्दन होता है। ये अधिसिलिक, एसिडिक और ह्यूमस रहित होती हैं, आपको ये पता होना चाहिए। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों, विशेषकर नदी सोपानों, जलोढ़ पंखों आदि में ये मिट्टियां उपजाऊ होती हैं। मृदा अपर्दन और संरक्षण, मृदा के कटाव उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपर्दन कहा जाता है। ये हमें याद रखना चाहिए। मिट्टी के बनने अपर्दन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती रहती, मतलब बनना और अपर्दन भी, बनना और बिगड़ना दोनों साथ में चलता है। दोनों में संतुलन होता है। लेकिन मानवीय क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन है, अतिपशुचारण, निर्माण है, खनन है, इन सब से ये संतुलन भंग हो जाता है। मिट्टी बनती भी है, बिगड़ती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मानवीय प्रक्रियाएं हावी होने लगती हैं तो वो जो संतुलन है बनने और बिगड़ने के बीच में, वो भंग होने लगता है, जिससे समस्या उत्पन्न होने लगती है, ठीक है। मिट्टी का टूटना और बनना कोई गड़बड़ बात नहीं है, समझ गए। बहता जल मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिका बनाता है, जिनको अवनालिका बोलेंगे। ऐसी जोतने योग्य भूमि नहीं हो पाती है, जिसे उत्खात भूमि बोलते हैं। ये चंबल क्षेत्र में मिलेगा। चंबल भूमि में ऐसी भूमि को हम खड्ड बोलते हैं, रेवाइन बोलते हैं। रेवाइन भी आपको याद रखना होगा, खड्ड भी याद रखना होगा, ठीक है। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मिट्टी घुलकर जल के साथ बह जाती है, जिसको चादर अपर्दन बोलते हैं। क्या? शीट इरोजन बोलते हैं। चादर अपर्दन क्या हुआ? जब जल विस्तृत क्षेत्र को ढकते हुए
ढाल के साथ नीचे की ओर बहना शुरू करता है तो मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है उसको क्या करता है, घुलाता है, घुलाने के बाद उसको अपने साथ बहा ले जाता है। वो एक चद्दर अपर्दन है, चादर अपर्दन होता है। हमको पता हुआ चादर अपर्दन क्या हुआ, पता चला भाई? यस सर। चादर अपर्दन यस सर। पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को हम पवन अपर्दन कहते हैं। कृषि के गलत तरीकों से भी मृदा अपर्दन होता है, ये भी याद रखने की जरूरत। गलत ढंग से हल चलाने, जैसे ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिकाएं बन जाती हैं। जब ढाल पर ऊपर से नीचे की तरफ अगर हम हल चलाते हैं तो वाहिका मतलब नाली ऐसी बन जाएगी कि हवा को उस मिट्टी को बहाने में टाइम नहीं लगता है, आसान होता है, वो मिट्टी को बहा सकती है। हमें क्या करना चाहिए, ढाल के क्षेत्र में नीचे से ऊपर की ओर जुताई करनी चाहिए। बात समझ में आई? नीचे की ओर हल चलाने से जिसके अंदर से बहता पानी आसानी से मिट्टी का कटाव करता रहता है। या हम एक काम और कर सकते हैं, ढाल वाले क्षेत्र में हम, जैसे मान लो ये ढाल है, सॉरी कैसे ढाल बनाए, ऐसे मान लो ये हमने किया, ऐसे हमने ढाल बना दिया, ये हमारा ढाल वाला एरिया हो गया। नहीं, अब हम क्या करें, इस पे ऐसे जुताई कर सकते हैं, ऐसे जुताई हम कर सकते हैं। इससे क्या होगा, पानी यहाँ से आएगा, इस पे गिरेगा, यहाँ थोड़ा सा रुका, फिर यहाँ पे गिरा, यहाँ पे रुका, यहाँ पे गिरा, यहाँ पे रुका, यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक पहुँचते पहुँचते पानी की वो ताकत खत्म हो जाएगी कि जिससे वो मिट्टी को बहा सके। ये वाला तरीका सबसे अच्छा है, इसी को समोच्च रेखीय जुताई बोलते हैं। बात समझे, ये समोच्च रेखीय। ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटी जाती है, इसको बोलते हैं समोच्च जुताई, कांटूर, कंटूर भी बोलते हैं। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं। सोपान कृषि अपर्दन को नियंत्रित करती है। ढाल वाली भूमि पर किन किन रूपों में हम अपर्दन को रोक सकते हैं, एक तो समोच्च जुताई करके, दूसरा सोपान कृषि करके। पश्चिमी मध्य हिमालय में पेड़ लगाकर। सीढ़ी बनाकर खेती कर सकते हैं। सोपान मतलब सर सुपन कृषि क्या? ओके सर। बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है, ये ध्यान रख। फसलों के बीच में घास की पट्टी लगा दी जाती है। पट्टीदार खेती भी पहाड़ी क्षेत्र में मृदा अपर्दन के लिए उपाय है। पवनों द्वारा जनित बल को कमजोर करती इस तरीके को हम पट्टी कृषि, स्ट्रिप फार्मिंग बोलते हैं, ये भी पूछा गया है। पेड़ों को कतारों में लगाकर रक्षक बना सकते हैं। शेल्टर बेल्ट बनाकर पवनों की गति को कम किया जा सकता है। रक्षक पट्टियों का हम पश्चिम भारत में रेत के टीलों के स्थायीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। किसका कहाँ पर कितना योगदान रहा है ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है। भारत के पर्यावरण की दशा यहाँ पर देख लें थोड़ा सा, एक ये है सुखो माजरी गांव झबुआ जिले ने यह कर दिखाया कि भूमि निम्नीकरण प्रक्रिया को पलटा जा सकता है। इसमें वृक्ष घनत्व 76 में 13 प्रति हेक्टेयर था, 92 में इन्होंने 1272 प्रति हेक्टेयर बना दिया। पर्यावरण के पुनर्जन्म से अधिक संसाधन उपलब्धता, कृषि पशुपालन में सुधार के परिणाम स्वरूप आमदनी बढ़ती है, समाज में आर्थिक समृद्धि आती। सुखो माजरी में 79 से 84 के बीच परिवारों की औसत वार्षिक आमदनी 10,000 से 15,000 रुपए थी, ठीक है ना। ये इसमें और ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा एक चीज और याद रखना है, ये जो अपर्दन होता है ना, अपर्दन भी कैसा कैसा होता है। एक होता आसफाल अपर्दन, मृदा अपर्दन आसफाल होता है, परत अपर्दन होता है, ठीक है, रिल अपर्दन होता है, ये हमने बताया आपको पहले भी, रिल अपर्दन है। अवनालिका अपर्दन भी होता है, अवनालिका अपर्दन होता है, और धारा चैनल अपर्दन होता है। ये क्रम है, सबसे पहले ये होगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और सबसे बड़ा ये। याद रखना, ये आरो में पूछा गया सवाल था ना, आप में से जिसने दिया था यूपी पीसीएस का आरो वाला एग्जाम, ठीक है। पत्ती से पानी, पेड़ की पत्तियों के सहारे जब पानी गिरेगा तो उससे आसफाल अपर्दन होगा। देखेंगे तो कंकड़ जो होंगे वो बिखरने लगते हैं। थोड़ा सा पानी ज्यादा हुआ, वहां की मिट्टी क्या होगी, परत से कटने लग जाती, कटती हुई नजर आने लगती है, हमको कट जाती है। थोड़ा पानी और ज्यादा हुआ तो पतली नाली के रूप में पानी बहने लगेगा, रिल अपर्दन हो गया। यही पतली पतली नालियां जाके मिलेंगी, कहीं पर एक जगह पर मिलेंगी तो ये बहुत बड़ी बन जाएगी, तो ये हो जाएगी अवनालिका अपर्दन। ये अवनालिका अपर्दन हो गया। अब यही अवनालिका, कई सारे अवनालिकाएं, बड़ी बड़ी अवनालिकाएं जब कहीं किसी एक जगह पर जाकर मिलती हैं बड़े धारा के रूप में, तो वो धारा चैनल बन जाती हैं। अब ये धारा चैनल जो है ना, बहुत ज्यादा मात्रा में अपने साथ मिट्टी लेकर भागता है, ठीक है ना। उत्खात भूमियां जो बनती हैं वो उसकी देन यही, ये इसी की देन है, वो उत्खात भूमियां जो निर्मित हुई हैं, ठीक है ना। ये हमको याद रखना है।